स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस एनसीईआरटी को और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है, इसे अगर हमें समझना है या इसे समझने में मदद मिली जब हमने डिस्कवरी की ह्यूमन फॉसिल की, स्टोन टूल की और केव पेंटिंग की। ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल और केव पेंटिंग्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझ पाए हैं। ये जो भी डिस्कवरीज है दोस्तों, जैसे कि ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल और केव पेंटिंग की, इनकी भी अपनी अलग हिस्ट्री है, राइट। कि ये कहाँ मिले, कैसे मिले, इसके बारे में साइंटिस्ट या हिस्टोरियन के क्या ओपिनियंस रहे। वन बाय वन इनके बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर समझते हैं। फॉसिल्स किसे कहा जाता है? एक तरीके से जो अर्ली मैन्स है या ओल्ड मैन है दोस्तों, इनकी जो रिमेन्स है, इसे ही हम फॉसिल कहते हैं। ये हमें रॉक्स में मिलते हैं, राइट। और काफ़ी सालों से ये एक तरह से प्रिजर्व थे इन रॉक्स के बीच में। स्टोन टूल, देखिए जो अर्ली ह्यूमंस थे, इनके द्वारा बनाए गए ये टूल्स है जो कि स्टोन से बने हुए हैं। ये टूल अफ्रीका और यूरोप में मिले हैं शुरुआती समय में। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये अफ्रीका और यूरोप में मिले थे। अब देखिए स्टोन टूल का प्रयोग किस लिए ये लोग किया करते थे, तो अलग अलग कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगर हम पेंटिंग की बात करें दोस्तों, तो हमें केव्स में पेंटिंग मिली है यूरोप और अफ्रीका में, और हमारे इंडिया में भी जहाँ कहीं केव्स है, पॉपुलर केव्स है, वहाँ पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इन केव्स की पेंटिंग की मदद से भी हम ह्यूमन हिस्ट्री को समझ सकते हैं। देखिए शुरुआती समय में जो ज़्यादातर स्कॉलर्स थे, इन्होंने ये रिमेन्स वाला जो आइडिया है कि ये जो फॉसिल्स है ये अर्ली ह्यूमन से ही बिलोंग करते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। ये इसमें विश्वास नहीं रख रहे थे, राइट। इसके पीछे दूसरे भी रीज़न है, यहाँ पर धार्मिक रीज़न भी हमें इसके पीछे पता चलता है। जैसे कि देखिए जो क्रिश्चियंस लोग हैं जो बाइबल को मानते हैं, और बाइबल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बाइबल के मुताबिक एक तरीके से जो ह्यूमन है ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, राइट। बट बाद में जब चीज़ें सामने निकल कर आई और एक तरीके से एविडेंसेस रखे गए साइंटिफिक बेसिस पर, तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। देखिए यहाँ पर ईयर्स के बारे में काफ़ी बताया गया है इस अध्याय में, पहले अध्याय में, और काफ़ी डाटा दिया गया है। इस डाटा पर हम किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, बट कहीं कुछ जगह पर आपको इन स्लाइड्स पर ईयर्स के बारे में जानने को मिलेगा या ईयर्स मेंशन किए गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 3600 मिलियन ईयर्स से लेकर 2400 मिलियन ईयर्स, ये प्राइमेट्स के समय की बात, ये प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं। ये प्राइमेट्स क्या है? ये एक तरीके से दोस्तों मैमल्स की कैटेगरी है जो एशिया और अफ्रीका में इमर्ज होकर आई थी। प्राइमेट्स सब ग्रुप्स है दोस्तों एक तरह से मैमल्स का, राइट। प्राइमेट्स आर सब ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स। अब इसमें मंकीज भी है, एप्स भी है और ह्यूमंस भी है। यहाँ पर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इनके बॉडी पर हेयर हुआ करते थे, इनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हुआ करता था, इन्हें मेमोरी ग्लैंड्स हुआ करती थी, राइट। इनके जो टीथ थे दोस्तों, जो दांत थे, ये भी अलग अलग तरह के होते थे, और जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये लोग मेंटेन कर पा रहे थे, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट रहा करता था। 24 मिलियन ईयर से लेकर 5.6 मिलियन ईयर्स, अगर इस समय की हम बात करें तो प्राइमेट्स से ही एक और सब ग्रुप इवॉल्व होता है या इमर्ज होता है, इसे हम होमिनॉइड्स कहते हैं। होमिनॉइड्स क्या है? होमिनॉइड्स एक तरीके से दोस्तों ये मंकीज जो होते हैं, होमिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन अ नंबर ऑफ वेज। जो होमिनॉइड्स थे ये मंकीज से एक तरीके से अलग थे। इनकी बॉडी लार्जर थी, राइट। इन्हें किसी भी तरह से टेल नहीं थी, और दोस्तों इनका जो इन्फेंट डेवलपमेंट का पीरियड था ये भी लॉन्गर था एज कम्पेयर टू द मंकीज। और ये एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों डिपेंडेंसी अमंगस्ट द होमिनॉइड्स, राइट, हम ऐसा कह सकते हैं। व्हाट इज होमिनॉइड्स? ये होमिनिड्स, नॉट होमिनॉइड्स, होमिनिड्स दोस्तों इवॉल्व हुए थे होमोनॉइड से, राइट। इनके अपने कुछ कॉमन फीचर्स थे, और इनके कॉमन फीचर्स के साथ साथ एक दूसरे से डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम होमोनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। इनका ब्रेन छोटा होता था, राइट। ये एक तरीके से 4 लेग्स की सहायता से चलते थे दोस्तों। इनके जो 4 लिम्स थे ये फ्लेक्सिबल थे, राइट। और मार्क डिफरेंसेस इन द हैंड में भी एक तरीके से हम डिफरेंसेस देख सकते थे। होमिनिड्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका एज कंपेयर टू होमिनॉइड्स ब्रेन जो था ये बड़ा था,
राइट। एक तरीके से ये इनके लोकोमोशन अगर हम देखें तो ये अपराइट पोस्चर में चला करते थे या पैरों पे चला करते थे, हम ऐसा कह सकते हैं, फीट पे चला करते थे। जो हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी थी ये बेहतर थी। लेग और फिंगर का ये प्रयोग कर रहे थे अच्छे से, और इसी की सहायता से ये टूल्स और वेपन्स भी बना रहे थे अपनी शिकार के लिए या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो होमिनिड्स है दोस्तों, इन्हें भी आगे डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस में, एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा है होमो। अब देखिए इसमें क्या मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रेन की साइज, जॉ, टीथ, राइट, इनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक तरीके का लैटिन वर्ड है जो कि एस्ट्रोलल, जिसका अर्थ होता है साउदर्न, और ग्रीक वर्ड है दोस्तों पिथोकस, जिसका अर्थ होता है एप, मतलब साउदर्न एप के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लैटिन और ग्रीक शब्द को मिलाकर ये बना है। अब देखा जाए दोस्तों तो इनका एक तरह से स्मॉलर ब्रेन की साइज स्मॉलर थी, जॉ हैवियर थे, राइट, और जो टीथ थे ये होमो से लार्जर थे। होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैन, राइट, और दोस्तों वुमन के लिए भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। अब होमो के भी कुछ अलग अलग टाइप्स थे। होमो के टाइप की अगर हम बात करें तो होमो हेबिलिस एक तरीके से ये टूल मेकर थे। होमो इरेक्टस ये सीधा चलने वाले थे, जिनकी पीठ का जो एक तरीके से ये बैकबोन होता है दोस्तों, ये सीधा था। और होमो सेपियन एक तरीके से ये ऐसा इवॉल्व हुआ मैन था या स्पीसीज थी जो सोचना और समझना जानती थी, राइट, ये थिंक कर पा रहे थे। अब इनके नाम जो है दोस्तों, इनके नाम के हिसाब से किस चीज़ में ये माहिर थे, ये सब चीज़ें सामने लिखी गई है। आगे चलते हैं, कुछ और फीचर्स इनके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों, जो इनके जो एनाटॉमी है इसके डेवलपमेंट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, राइट। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसकी यहाँ पर बात की गई है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक तरह से देखा जाए तो जो डेवलपमेंट हो रही है और साथ में हो रही है, जैसे कि सम ऑफ द फीचर्स आर डेवलपमेंट इन द एनाटॉमी ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फेवर्ड आर शेप्ड देम, राइट। शुरुआती समय में जो बदलाव हो रहे थे, जो फीचर्स थे दोस्तों, इन्होंने इनके आने वाले समय को या आने वाले इनकी शारीरिक रचनाओं को बदलने का, शेप देने का काम किया, और एक तरीके से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स निकलकर सामने आए, राइट। इसकी जो डेवलपमेंट हुई एक साथ, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर बात की गई है पहले अपराइट वॉकिंग की, तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इससे क्या मदद हुई, कम एनर्जी की ज़रूरत लग रही थी हंटिंग के लिए, इन्फेंट को कैरी करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, टूल्स का प्रयोग करने के लिए। हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से जो फिंगर थे ये एक तरह से अब बेहतर काम कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट को उठा सकते थे अपने हाथों में, जो इन्फेंट है इसे कैरी कर सकते थे, राइट। तो एक तरीके से बेहतर हाथों का इस्तेमाल और फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा था। ब्रेन के साइज में ग्रोथ होती है, राइट, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ब्रेन। इससे क्या हुआ, सोचना, याद रखना, प्लानिंग करना, राइट, किसी चीज़ को समझना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के दिशा में डेवलपमेंट होता गया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों विजुअल सर्वेलेंस के बारे में। शुरुआती समय में दोस्तों जो विजुअल सर्वेलेंस था इम्प्रूव्ड इन अर्ली ह्यूमंस, शुरुआती समय में ये इम्प्रूव होता गया। इट फेवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, सर्च फूड, फाइंड एनिमल्स एंड मेनी मोर वर्क। देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए काम में था, ज़्यादा दूरी तक जा सकते थे, अपने फूड को सर्च कर सकते थे, अपने जो कि एनिमल भी हो सकते हैं, राइट, और दोस्तों ज़्यादा काम कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। भाई ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर दो बातें इसके बारे में कही गई है दोस्तों। इस इशू पर काफ़ी डिबेट है, इस इशू पर यूनानिमसली स्कॉलर्स बात नहीं करते हैं। यहाँ पर दो डाइवर्जेंट व्यूज़ मेंशन किए गए हैं इस बुक में। पहला एडवोकेट करता है दोस्तों रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का ये कहना है कि मल्टीपल रीजन्स है ह्यूमन ओरिजिन्स के, राइट। और दूसरा मॉडल है दोस्तों रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि सिंगल ओरिजिन है जो कि अफ्रीका है। अब पहले मॉडल की अगर हम बात सुने तो ये कहता है दोस्तों कि जो होमो सेपियंस है ये डिफरेंट रीजन्स में ओरिजिनेट हुए, राइट।
रीजन्स मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट हम कह रहे हैं, और समय के साथ साथ ये इवॉल्व होते गए। ये जो थ्योरी है दोस्तों ये रीजनल डिफरेंसेस पर बेस्ड है। और प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो जो फीचर्स है जैसे कि स्किन का कलर, हाइट और हेयर का कलर, इन सब कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर ये आगे चलती है। अब देखिए इसमें क्या एडवोकेसी की गई है, जो डिसिमिलरिटीज है दोस्तों, जो डिफरेंसेस है राइट, ये कैसे रहे, प्री एग्जिस्टिंग होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में किस तरह के डिफरेंसेस थे। अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo sapiens। जो होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच में डिफरेंसेस थे दोस्तों, इन डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के कलर, स्किन और हाइट की साइज हमें अलग अलग दिखती है, ऐसा इस थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं। अगर हम रिप्लेसमेंट मॉडल की बात सुने तो रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है दोस्तों कि एक सिंगल रीजन है जो कि जनरली अफ्रीका है, और यहाँ से ह्यूमन बीइंग एक तरीके से ओरिजिनेट हुए और दुनिया भर के अलग जगहों पर फिर ये माइग्रेट हुए, दूसरे कॉन्टिनेंट तक गए राइट। अब इस व्यू को जो लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ये एविडेंसेस देते हैं जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजिनिटी के राइट, जो मॉडर्न ह्यूमंस में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि दूसरी अगर यहाँ पर बातें हम देखें तो दो हाथ है, 2 पैर है, 5 फिंगर है, 2 आंखें है, 1 माउथ है, ये तो सब में कॉमन है ही राइट। द इनॉर्मस सिमिलरिटी अमंग द मॉडर्न ह्यूमन इज ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेट। भाई ह्यूमन बीइंग में इतनी सिमिलरिटीज क्यों है, बिकॉज इनका जो ओरिजिन है दोस्तों इस वजह से राइट। और ये कहते हैं कि सिंगल ओरिजिन है जो कि अफ्रीका है। अब शुरुआती जो हमारे ह्यूमंस थे इनके बारे में बात करते हैं, ये किस तरीके से अपना फूड इन्हें मिलता था राइट। अर्ली ह्यूमंस दोस्तों अलग अलग तरह से अपना फूड जुटाया करते थे। जैसे कि ये गैदरिंग करते, हंटर और गैदरर थे, हंटिंग किया करते थे, स्कैवेंजिंग और फिशिंग जैसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम गैदरिंग की बात करें तो देखिए गैदरिंग पर हमने पहले भी बात की है कि किस तरीके से ये लोग एक तरीके से गैदरर हुआ करते थे शुरुआती समय में। हंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत तकरीबन 5 लाख साल पहले हुई होंगी राइट। फिशिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था, और अलग अलग जगह पर जो साइट्स मिली है यहाँ पर फिश के बोन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग फिशिंग भी किया करते थे राइट। और ये जनरली प्रैक्टिस किया करते थे रिवर, पॉन्ड्स, लेक, जहाँ पर पानी के साधन है वहाँ पर राइट। अब कैसे किया करते होंगे फिशिंग, हैंड के अपने हाथों से, स्टोन से, लकड़ी से राइट। शुरुआती समय में फिशिंग ऐसी हुआ करती थी। अगर हम गैदरिंग की बात करें दोस्तों तो क्या गैदर किया करते थे खाने के लिए एज अ फूड, सीड, नट, बेरीज, फ्रूट, ट्यूबर राइट। और शुरुआती समय में ये इंडिविजुअली होता होगा, फिर ये लोग कलेक्टिवली मिलकर ये करते होंगे। जो प्लांट के फॉसिल्स हमें मिले हैं दोस्तों, इससे भी एक तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है अगर हम कार्बोनाइजेशन के रिजल्ट्स देखें तो राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं, शेल्टर के बारे में बात करते हैं। शुरुआती समय में जो शेल्टर रहा होगा ये था ट्रीज राइट, इसी से इसकी शुरुआत होती है राइट, प्राइमेट्स के लिए भी और कार्निवर्स के लिए भी। और यहाँ पर कुछ सालों की बात की गई है दोस्तों, बिटवीन दिस मेंशन ईयर्स नेचुरल केव्स में भी ये लोग रहा करते थे, और नेचुरल केव्स में रहने के एविडेंसेस मिले हैं। कुछ साइट्स डिस्कवर की गई है यूरोप में राइट। यहाँ पर एक दूसरी साइट के बारे में भी बात की गई है दोस्तों, टेरा अमाटा एक साउदर्न फ्रांस की साइट है, जहां पर हमें ये प्रूफ मिला है कि जो शेल्टर्स होता था दोस्तों इस पर रूफ भी हुआ करता था वुड और ग्रासेस का राइट। और ये इसलिए बिल्ड किया जाता होगा कि ये यहाँ पर कुछ ही समय के लिए रहते होंगे सीजनल विजिट के तौर पर। स्टोन और बेक्ड क्ले से भी हाउसेस बने हुए हमें मिले हैं। अगर हम बात करें फायर की, जब डिस्कवरी हो चुकी थी दोस्तों तो फायर का प्रयोग किस लिए किया जा रहा था, तो अपने आप को वार्म रखने के लिए राइट, इन केव के अंदर एक तरीके से लाइटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो दूसरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें इसका प्रयोग होता था। तो दोस्तों फायर का यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता था। टूल्स बनाने के लिए भी फायर का यूज़ बाद में होने लगा था।
आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ये अपने टूल्स कैसे बनाया करते थे, टूल मेकिंग के बारे में। देखिए टूल मेकिंग के बारे में भी काफ़ी सारी डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर को समझना चाहे या इसकी समरी देखना चाहे तो डेट्स के फंदे में नहीं पड़ते हैं, सीधा बात करते हैं। देखिए एविडेंसेस हमें मिले हैं और एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि इथोपिया और केनिया यहाँ पर कुछ साइट्स है जहाँ पर हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं, राइट। अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तरीके से, या इस बात पर हिस्टोरियंस पहुंचे हैं कि ये जो टूल्स हुआ करते थे दोस्तों ये होमो हेबेलिस के समय पे बनते थे, या जो होमो हेबेलिस है एक तरीके से ये टूल मेकर ह्यूमंस थे, राइट। अब यहाँ पर एक बात कंफर्म नहीं है दोस्तों कि टूल ह्यूमंस मैन बनाया करते थे कि या वुमन बनाया करते थे, राइट। ये कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिल पाया है और इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम है। ये एक बात यहाँ पर पॉसिबल है कि दोनों ही टूल्स को बनाया करते होंगे, दोनों ही टूल्स का प्रयोग किया करते होंगे। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। देखिए जो पहले यूज़र है लैंग्वेज के, ये होमोनाइड है, राइट। लैंग्वेज शुरुआती समय में जेस्चर या हैंड मूवमेंट के माध्यम से ये बात किया करते होंगे। नेक्स्ट जो पोजीशंस थी लैंग्वेज की, या नेक्स्ट जो एक तरीके से स्टेज थी लैंग्वेज की, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की रही होंगी, राइट, जैसे कि सिंगिंग, हमिंग और ओके। उसके बाद जो होमो हेबेलिस थे दोस्तों ये एक तरीके से स्मॉल नंबर ऑफ स्पीचेस या साउंड के माध्यम से इस स्टेज तक पहुंचे होंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होती गई होंगी, राइट। तो एक तरीके से ये सजेस्ट हम करते, एक तरीके का ये सजेशन हमें मिलता है कि जो ब्रेन है होमो हेबेलिस का, इसमें भी कुछ ऐसे फीचर्स थे, सर्टन फीचर्स थे दोस्तों, जिससे पॉसिबल हो सका है कि ये लोग बोला करते होंगे। लैंग्वेज को डेवलप होने में काफ़ी समय लगा, बट 2 मिलियन ईयर्स एगो तक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी। दूसरे कुछ सजेशंस हमें मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि लैंग्वेज एक आर्ट की तरह डेवलप हुई है समय के साथ, और यहाँ पर भी कुछ टाइम पीरियड मेंशन किया गया है जैसे कि 40,000 या 45,000 साल पहले। आगे बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, आर्ट्स के बारे में। काफ़ी सारी पेंटिंग्स हमें मिली है और अलग अलग साइट्स पर ये डिस्कवर की गई है, जैसे कि फ्रांस में और स्पेन में केव्स मिली है दोस्तों। इसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल के पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके का ये भी कम्युनिकेशन का माध्यम ही रहा होगा, राइट। इन केव्स में जो ये जो लोग मिलते होंगे या रहते होंगे, तो यहाँ पर ये एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने के लिए या अपना संदेश रखने के लिए इस तरीके के पिक्चर्स बनाते होंगे, पेंटिंग्स को बनाते होंगे। जो एक्ट है दोस्तों पेंटिंग का, एक तरीके से ये रिचुअल भी रहा होगा, या इस बात की भी संभावना है कि जब ये लोग हंट किया करते होंगे, हंटिंग में सक्सेसफुल रहा करते होंगे, तब ये लोग इस तरीके की कलाकृति बनाते होंगे। ये एक बात की पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग केव्स में मिलते होंगे। केव्स एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की मीटिंग होती होंगी दोस्तों, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को डिस्कस किया जाता होगा और बाद में एक तरीके से यहाँ पर भी पेंटिंग्स बनाई जाती होंगी। ये जो ग्रुप्स है ये केव में शायद हंटिंग के टेक्निक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, अपने नॉलेज को शेयर करते होंगे, और दोस्तों ये यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाई जानी चाहिए, इसलिए शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ पर केव्स में ऐसी पेंटिंग्स बनाते होंगे जो पेंटिंग एक तरह का मैसेज कन्वे किया करती थी। तो ये शुरुआती समय के जो अकाउंट हमें मिलते हैं अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है। क्लियरली अगर हम देखें दोस्तों तो देयर इज़ मच दैट विल स्टिल डू नॉट नो, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो अब तक हमारे सामने क्लियर नहीं है, अब तक हमें पता नहीं है। हंटर गैदरर सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट, यहाँ पर हंटर गैदरर सोसाइटी के बारे में बात की है दोस्तों, आज से लेकर पास्ट तक। तो ये एक डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स की, ह्यूमन बायोलॉजी की स्टडी की जाती है अगर हम पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो। अब दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन हमें आज मिलती है हंटर गैदरर के बारे में, राइट, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रीवियस समय में किस तरीके से हंटर गैदरर सोसाइटी रहा करती होंगी। अगर हम आज की सोसाइटी को भी देखें तो एक तरह की कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बट ये कंपैरिजन कितना सही रहेगा इस बारे में बात करना इतना योग्य नहीं रहेगा।
whether the information about the living hunter and gatherer could be used to understand the past hunter gatherer societies. One group of scholars suggested that data from present day hunter gatherer society can be used to understand the past societies. और देखिए स्कॉलर्स का एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये बात सजेस्ट करता है दोस्तों कि प्रेजेंट डे के जो हंटर गैदरर सोसाइटीज है इनके मदद से इनको स्टडी कर इनके डाटा के माध्यम से हम पास्ट में ये सोसाइटीज कैसी रहा करती होंगी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। देयर इज अनदर ब्रांच इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी दोस्तों एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है कंटेम्प्ररी इथेनिक ग्रुप्स की, राइट। तो इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है कि लोग कैसे रहते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो जेंडर है दोस्तों ये जेंडर्स किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, रिचुअल्स कौन से है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से है, सोशल कस्टम्स कौन सी है। ऑन दी अदर साइड अगर दूसरी साइड हम बात करें तो स्कॉलर्स का एक और ग्रुप है। स्कॉलर का एक ग्रुप ये भी फील करता है दोस्तों कि इथेनोग्राफिक जो डाटा है इस डाटा की मदद से हम पूरी तरीके से चीज़ों को पास्ट की सोसाइटीज़ को नहीं समझ सकते, राइट। बिकॉज इथेनोग्राफिक डाटा और पास्ट की सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज को देखें दोस्तों तो ये दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है हंटिंग गैदरिंग के अलावा भी। जैसे कि देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ ट्रेड में भी ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये माइनर फॉरेस्ट में भी रहते हैं तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सचेंज करते हैं, राइट। पेड लेबर के रूप में भी ये फील्ड पे काम करते हैं नेबरिंग फार्मर्स के, ऐसा भी देखा जाता है। अब एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या मार्जिनलाइज सोसाइटी है ये टोटली अब बदल रही है, राइट। इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जियोग्राफिकली भी, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, राइट। अब हम बात करते हैं 1000 से लेकर 4500 BCE इन अर्ली ह्यूमन लाइफ किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। शुरुआती समय की अगर हम बात करें, शुरू के कुछ सेवरल मिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ह्यूमन बीइंग्स एक तरीके से वाइल्ड एनिमल की हंटिंग के माध्यम से और प्लांट को गैदर करके माध्यम से अपना जीवन चला रहे थे। बट 10,000 से लेकर 4500 ईयर्स के बीच में की ये जो सफ़र रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, यहाँ पर क्या हुआ देखिए। इस दौरान डोमेस्टिकेशन किया गया एनिमल्स और प्लांट का। अब हम कहेंगे कि भाई प्लांट का किस तरीके से डोमेस्टिकेशन किया जाएगा। सपोज कि एक वाइल्ड वैरायटी है, राइट, जो वाइल्ड वैरायटी हमें अब तक जंगलों में ही मिलती थी। अब हमने डिसाइड किया कि इस वाइल्ड वैरायटी को हम कंज्यूम कर सकते हैं, इस वाइल्ड प्लांट को हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये किसी भी तरह से हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके सीड को अब ऐसी जगह पर सो करते हैं, बोते हैं जहाँ पर हम खेती करने वाले हैं। तो इस एक तरह से इसका हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। हमें पता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी किया गया है। शुरुआती समय में जिस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था ये डॉग रहा होगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म ये जो दो चीज़ें हैं इसमें भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है। द शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। भाई हंटिंग से लेकर फार्मिंग तक का ये जो शिफ्ट है, ये जो सफ़र है, एक तरीके से मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री का। एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पर रहने लगे दोस्तों, ज़्यादा समय के लिए रहने लगे, वहाँ पर खेती करने लगे। अब परमानेंट हाउसेस बन रहे थे बिकॉज ये लोग परमानेंट जगहों पर रह रहे थे, तो ये हाउसेस बनाए जाते थे मड से, ब्रिक से और स्टोन से भी, राइट। शुरुआती समय के जो विलेजेस रहे होंगे इनके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट अपनी बातें रखते हैं, राइट। बिकॉज वहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं इसके माध्यम से ये फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म जैसे चीज़ों से जुड़े हुए रहे होंगे दोस्तों, राइट। और देखा जाए तो फिर ग्रेन को स्टोर किया जाता होगा, दूसरे प्रोड्यूस भी बनाए जाते होंगे, कुकिंग की जाती होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक तरीके से परमानेंट हाउसेस के लिए या सेटल लाइफ के लिए आवश्यक है ये होती होंगी। नए तरह के स्टोन के टूल्स भी बनने लगे थे, राइट। नए टूल इंट्रोड्यूस हो रहे थे। वुडन प्लो आ गया था एग्रीकल्चर में, राइट। वुडन प्लो की जगह जब आयरन प्लो आया दोस्तों तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस, या आयरन प्लो के माध्यम से ज़्यादा ज़मीन को अंडर कल्टीवेशन लाया गया, अराइवल लैंड बनाया गया। ग्रेजुअली पीपल बिकेम फैमिलियर विथ मेटल सच एज कॉपर और टिन, राइट। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील का इन्वेंशन जब हुआ तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें बदल कर रख दी।
देखिए इस वीडियो में काफ़ी सारा इस अध्याय में काफ़ी सारा डाटा शेयर किया गया है, टाइमलाइंस दी गई है कि इतने साल पहले ये हुआ होगा, इतने साल पहले ये हुआ होगा और ऐसा हुआ था, ऐसा कंसिडर करके हम चलते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी बातें आई थिंक कि हमारे लिए इतना जानना आवश्यक नहीं है, बट क्लास 11 की एनसीईआरटी की ये बुक है, हिस्ट्री की बुक है दोस्तों, तो इसकी समरी एक तरीके से हम ज़रूर कवर करेंगे और इसी दिशा में हमारा ये एक वीडियो था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।